हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 6वां पार्ट मेरी वियतनाम यात्रा का फुल एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको मेरी वियतनाम यात्रा पार्ट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हुए समझाने वाला हूं। और अगर आपको इस पार्ट के अलावा हिंदी दिगंत भाग 1 के किसी अन्य चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी दिगंत क्लास 11 फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक के सिलेबस को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया गया है और यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरी वियतनाम यात्रा पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है भोला पासवान शास्त्री। तो सबसे पहले हम आपको लेखक के बारे में पढ़ाते हैं। ये मैंने लेखक का इमेज ऐड कर दिया। ये थे भोला पासवान शास्त्री जी, जिन्होंने मेरी वियतनाम यात्रा पाठ की रचना की थी। तो सबसे पहले लेखक से रिलेटेड मैं आपको पढ़ाता हूँ। इस चैनल पे आपको, इस कोर्स में आपको सेम जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ रहता है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक को ही बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। पाठ्य पुस्तक से मैं पूरे बुक के चैप्टर को लेता हूँ, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव और उसके बाद पाठ्य पुस्तक का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। इसलिए आप इस क्लास को सिर्फ लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा ये पाठ पढ़ने में। तो मेरी वियतनाम यात्रा पाठ के जो लेखक है वे भोला पासवान शास्त्री जी हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1914 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 10 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुई थी। मतलब इनका जन्म हुआ था 1914 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब इनका जो निधन हुआ था वो 10 सितंबर 1984 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान, मतलब किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो बैरगाछी, जिला पूर्णिया, बिहार। मतलब बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में बैरगाछी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम था धूसर पासवान। इनकी जो शिक्षा थी, इन्होंने बिहार विद्यापीठ, पटना एवं काशी विद्यापीठ और वाराणसी से 1940 में स्नातक किया था। मतलब बिहार विद्यापीठ, पटना एवं काशी विद्यापीठ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और वाराणसी से 1940 ईस्वी में इन्होंने स्नातक पास किया था। स्नातक कहा जाता है ग्रेजुएशन को, जो 12th के बाद किया जाता है, जो पहले 3 साल का होता था और अब ग्रेजुएशन जो है लगता है 4 ईयर्स का कर दिया गया है 2024 से। तो उन्होंने 1940 में स्नातक पास कर लिया था। कार्यवृत्त, कार्यवृत्त का मतलब होता है वे करते क्या थे। छात्र जीवन से स्वाधीनता आंदोलन और राजनीति में सक्रिय थे। मतलब जब वे छात्र जीवन, मतलब जब वे पढ़ाई लिखाई किया करते थे, उसी समय से वे स्वाधीनता आंदोलन और राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रहा करते थे। 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी इन्होंने ली थी। 21 माह का कठोर कारावास इन्होंने किया था। मतलब 21 माह का कठोर कारावास का मतलब है 21 महीने इनको जेल में रहना पड़ा था। जब इन्होंने 1942 में, आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन में इन्होंने बिल्कुल ही मुख्य रूप से भागीदारी लिया था और इसी कारण उनको 21 महीने तक जेल में रहना पड़ा था, बिल्कुल ही कठोर तरीके से। 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये सदस्य बने थे। 1952 में आम चुनाव में धमदाहा कोढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल 1957, 62 और 1967 के चुनावों में ये विधायक बने थे। क्योंकि ये शुरू से ही, बचपन से ही राजनीतिक कार्य में सक्रिय थे, इन्होंने आंदोलनों में भाग लिया था। ये 21 महीने तक जेल में रहे थे, इसलिए इनको 1946 में कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना दिया गया था और उसके बाद ये निर्वाचन, मतलब विधानसभा के निर्वाचन के भी सदस्य बनकर इन्होंने कई बार चुनाव में विधायक बने थे, चुनावों में जीतकर। मार्च 1968 से जनवरी 1972 तक की अवधि में ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 1972 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए और फरवरी 1973 में केंद्रीय मंत्री बने। अप्रैल 1976 में पुनः राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 1982 तक संसद सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। मतलब 1968 से 1972 तक ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अभी आपको पता है वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी हैं और उसी तरह से भोला पासवान शास्त्री भी जी एक समय बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और ये सिर्फ और सिर्फ 1968 से 72
मतलब कि सिर्फ 4 वर्षों के कार्यकाल में ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ दिया जाता है कि बिहार के 1968 से 1972 तक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री जी थे। कितनी बार वे इस कार्यकाल में बने थे, तो 3 बार बने थे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो चीज़ें इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बस ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। ये आपने पढ़ा भोला पासवान शास्त्री जी के कार्यवृत्त के बारे में। अब पढ़ते हैं उनके संपादन के बारे में। पूर्णिया से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्रीय संदेश का संपादन इन्होंने ही किया था। पटना के हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी एवं कोलकाता के दैनिक पत्र लोकमान्य के संपादक मंडल में भी ये सदस्य थे। मतलब ये जो पत्रिका होती है समाचार पत्रों को कहा जाता है। तो साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्र संदेश, पटना का हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी एवं कोलकाता का दैनिक पत्र लोकमान्य, इसका राष्ट्र संदेश का संपादन तो इन्होंने खुद ही किया था। और दैनिक राष्ट्रवाणी और लोकमान्य के संपादक मंडल में ये सदस्य थे, मतलब उस कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य करते थे। इनकी कृति मतलब इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। इन्होंने वियतनाम की यात्रा पर वाणी प्रकाशन किया था, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नई दिल्ली से 1983 में प्रकाशित अन्य लेख, टिप्पणियाँ आदि अब तक इनकी अप्रकाशित है। ये थी इनकी रचनाएं। भोला पासवान शास्त्री बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, प्रबुद्ध पत्रकार एवं राजनेता थे। राजनीतिक हलकों में उन्हें आज भी बड़े आदर एवं सम्मान से स्मरण किया जाता है। बिहार के प्रबुद्ध नागरिकों, राजनीतिक कर्मियों एवं बुजुर्ग पत्रकारों के बीच अपनी सादगी, लोकनिष्ठता, देशभक्ति, पारदर्शी ईमानदारी एवं विचारशीलता के लिए वे दुर्लभ उदाहरण के रूप में याद किए जाते हैं। भोला पासवान शास्त्री सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति करने वाले तपे तपाए राजनेता थे। कोई भी प्रलोभन उन्हें अपने मूल्यों और आदर्शों से डिगा नहीं सकता था। अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में बिहार के एक पिछड़े हुए सुदूर अंचल के वंचित वर्ग से उठकर राज्य एवं देश के ऊंचे राजनीतिक पदों पर पहुंचने वाले शास्त्री जी अपनी बौद्धिक, नैतिक योग्यता और व्यक्तिगत गुणों के बल पर आगे बढ़ते गए थे। जो भोला पासवान शास्त्री जी थे वे बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 21 महीने तक वे जेल में रहे थे। इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी, प्रबुद्ध पत्रकार एवं राजनेता भी थे, क्योंकि वे राजनीति में लगा हुआ रहते थे। इसलिए उन्हें आज भी बड़े आदर और सम्मान से स्मरण किया जाता है, मतलब कि याद किया जाता है। बिहार के जो प्रबुद्ध नागरिक, राजनीतिक कर्मियों एवं बुजुर्ग पत्रकार थे, उनके बीच वे अपनी सादगी, लोकनिष्ठा, देशभक्ति और पारदर्शी ईमानदारी की विचलता के लिए दुर्लभ उदाहरण के रूप में याद किए जाते हैं। भोला पासवान शास्त्री जो थे वे अपने सिद्धांतों और मूल्यों के तप करने वाले राजनेता थे। उनको अगर कोई भी किसी तरह का कोई प्रलोभन दे, कोई रिश्वत दे, कोई घूस दे, लेकिन फिर भी वे अपने मूल्यों और आदर्शों से डिग नहीं सकते थे। उनको कोई भी प्रलोभन से डिगा नहीं सकता था। वे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में बिहार के एक पिछड़े सुदूर अंचल वर्ग से उठकर राज्य एवं देश के ऊंचे राजनीतिक पदों तक पहुंचने वाले शास्त्री जी अपने बौद्धिक योग्यता और व्यक्तिगत गुणों पर आगे बढ़ते गए थे। मतलब वे अपने ही बलबूते इतने आगे बढ़े थे, जबकि वे इतने पिछड़े वर्ग से थे, बिल्कुल ही वंचित वर्ग से उठकर वे देश के राजनीतिक पदों पर पहुँचने वाले पहले बौद्धिक, नैतिक योग्यता और व्यक्तिगत गुणों के बल पर आगे बढ़ते चले गए थे। वे व्यक्ति, जाति या समुदाय विशेष को राजनीति नहीं करते थे, वे संपूर्ण समाज एवं उनकी मुख्य धारा की राजनीति करते थे। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समाज में जो भी पिछड़े दिखाई देते थे, उनके प्रति सजग दायित्व बोध बराबर उनमें बना रहा। उनके हितों के लिए वे निरंतर सचेत रहे और बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए भी तत्पर है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मैंने आपको बताया वो राजनीति में सक्रिय रहा करते थे, वे राजनीतिक थे, वे राजनेता भी बन गए थे। तो वे किसी व्यक्ति, किसी जाति या समुदाय विशेष की राजनीति नहीं किया करते थे। मतलब वे जात पात में राजनीति नहीं करते थे, वे पूरे समाज एवं पूरे मुख्य धारा की राजनीति करते थे। उनके विचार से जो भी समाज में पिछड़ा दिखाई उनको देता था, उसके प्रति वे सजग दायित्व बोध होकर, मतलब जो उनको कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी समुदाय का हो, वे उसको नहीं देखते थे। वे ये देखते थे कि समाज में कौन पिछड़ा दिखाई दे रहा है। तो समाज में उनको जो भी पिछड़ा दिखाई देता था, उनके प्रति वे सजग दायित्व बोध बराबर, मतलब उनके प्रति वे अपनी जिम्मेदारी लेकर उसके हित के लिए निरंतर सचेत रहे, उनके लिए लगातार काम करते रहे और बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए भी वे तत्पर रहते थे।
भोला पासवान शास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की गहरी समझ थी। भारतीय परंपरा के प्रति उनके भीतर गहरा अनुराग भाव था। लोकतंत्र में उनकी गहरी निष्ठा थी। वे मानवतावादी आदर्शों पर टिकी हुई सामाजिक बराबरी और सद्भाव के स्वप्न को साकार होते देखना चाहते थे। उनकी वियतनाम यात्रा संबंधी पुस्तक वियतनाम की यात्रा से जिससे एक अंश यहाँ प्रस्तुत है, ये बातें प्रमाणित है। मतलब वे एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ रखने वाले भोला पासवान शास्त्री जी राजनेता थे और उनके मानवतावादी आदर्शों पर टिकी सामाजिक बराबरी और सद्भाव को स्वप्न को साकार होते हुए भी देखना चाहते थे। और जब वियतनाम घूमने गए थे तो उन्होंने अपनी वियतनाम यात्रा से संबंधी एक वियतनाम की यात्रा पुस्तक लिखी थी और उसी का एक अंश मतलब उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर प्रस्तुत है और ये बातें प्रमाणित होती है। आगे पढ़कर आपको पता चलेगा। अपनी राष्ट्रीय असीमता और स्वतंत्रता के लिए लंबा अथक संघर्ष करने वाले देश वियतनाम के प्रति तथा उसके महान नेता हो ची मिन्ह के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान भाव था। ऐसे विनम्र, संवेदनशील और जिज्ञासु नेता का यहाँ यात्रा वृत्त अनेक अर्थ में प्रेरणास्पद है। मतलब ये जो मेरी वियतनाम यात्रा भोला पासवान शास्त्री जी करते हैं तो वे मेरी वियतनाम यात्रा में एक महान नेता हो ची मिन्ह के बारे में बताते हैं, क्योंकि उनके मन में उनके प्रति एक गहरा सम्मान भाव था। ऐसे विनम्र, संवेदनशील और जिज्ञासु नेता का यह यात्रा वृत्त जो है हो ची मिन्ह का, उनके अर्थ में एक प्रेरणास्पद है, मतलब मोटिवेट करने वाला है। यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से संबंध होता है उतना ही सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाठ की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट होती है जितनी लेखक की यात्रा रही और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह के यात्रा संस्मरणों की रोचकता का आधार हो सकता है। नक्शे मैं अब भी देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और ज़रा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं। टिकना तो मौत है, मतलब एक जगह टिकना नहीं चाहिए व्यक्ति को। ये अरे यावावर रहेगा याद अज्ञे जी ने, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है भोला पासवान शास्त्री जी के बारे में। वे कहते हैं कि यात्रा कोई भी व्यक्ति कर सकता है और यात्रा सिर्फ और सिर्फ भूस्थल मतलब ज़मीनी यात्रा नहीं होनी चाहिए, उसका एक मानसिक भूगोल की यात्रा भी होती है। जो टूरिस्ट गाइड होता है वो बताता है कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, वो वहाँ प्रमुख स्थलों के बारे में बताता है जहाँ यात्रा करने के लिए कोई व्यक्ति आता है। तो वे कहते हैं कि टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। उसी तरह से जो यात्रा संस्मरण होता है, मतलब जो व्यक्ति यात्रा कर उस पर एक संस्मरण लिखता है, उसको जो जो चीज़ें याद रहती हैं उस यात्रा में, उन याद की गई चीज़ों को वह लिखकर उस यात्रा का एक संस्मरण बना देता है, जैसा कि भोला पासवान शास्त्री जी ने बनाया था जब वे वियतनाम की यात्रा किए थे। तो वे वही कहते हैं कि लेखक की यात्रा भी उतनी ही विशिष्ट रही। अगर आप इस मेरी वियतनाम यात्रा या फिर किसी भी संस्मरण को पढ़ते हैं तो आपके यात्रा का जो संस्मरण है उसकी रोचकता जो है वो और अधिक बढ़ सकती है। और इसके बारे में यही बताया गया कि नक्शे तो मैं अब भी देखता हूँ, जो यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ। इसमें यही बताया गया है कि आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी खुश हैं तो मेरा नुस्खा जानते हैं। वे कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक जगह टिकना नहीं चाहिए, उनको घूमते फिरते रहना चाहिए। जिस तरह से पानी एक जगह जम जाता है तो वह पानी खराब हो जाता है, लेकिन जो बहता पानी है वो स्वच्छ और पवित्र रहता है। उसी तरह से व्यक्ति को भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए, उसको किसी स्थान पर रुकना नहीं चाहिए। स्थान का तात्पर्य उसको किसी भी अपने जीवन के पल पर रुकना नहीं चाहिए, और टिकना तो जो है मौत है। तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति अरे यायावर रहेगा याद में अज्ञे जी भोला पासवान शास्त्री जी के लिए लिखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पाठ मेरी वियतनाम यात्रा। तो लेखक के बारे में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दिया है। लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु उनका कब हुआ था, इसी से रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनके महत्वपूर्ण रचनाएं क्या थी, वे क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इन्हीं तरह के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में बनाना पड़ता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो लेखक के बारे में मैं आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यह एक तरह का संस्मरण है। स्मरण का मतलब होता है याद रखना, और संस्मरण का मतलब होता है जो चीज़ें याद रहती है उनको लिखना। तो जब
भोला पासवान शास्त्री जी वियतनाम की यात्रा करते हैं तो वे उसी के आधार पर, उस संस्मरण के आधार पर मेरी वियतनाम यात्रा पाठ का निर्माण करते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्वयं वियतनाम में घूमने जा रहे हैं और आपको वहाँ की सभी चीज़ें पता चलेगी। इसलिए आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। मैं पूरे क्लास में बिल्कुल अच्छे से ये पाठ आपको समझा दूंगा और इससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब पाठ को शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं एक एक पैराग्राफ पढ़कर उसका अच्छे से अर्थ बताते हुए चलूँगा, इसलिए सिर्फ ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। स्मृति पर जोर डालने पर लगता है कि बात कोई 40 वर्ष पहले की है। हो सकता है 2-4 वर्ष पहले और पहले की हो। एक दिन बड़े आलस और अन्वेषक भाव से हिंदी की किसी मासिक पत्रिका के पन्ने उलट रहा था। हठात एक पन्ने पर पेंसिल स्केच की एक बड़ी तस्वीर दिखी। बड़ा दुबला पतला, सादगी का नमूना एक आदमी, लेकिन व्यक्तित्व बड़ा ही प्रेरणाप्रद, चमत्कारी, तेजस्वी और मैजेस्टिक, फेफड़ों में प्राण वायु फेंकने वाला महामानव, कोई मसीहा, राजनीतिक फकीर जैसा स्विसाची। उनकी लहसुनुमा दाढ़ी बड़ी फबती थी। उनके बाहर की आकृति से भीतर की प्रतिकृति परिलक्षित हो रही थी। ये कहते हैं भोला पासवान शास्त्री जी, वे कहते हैं कि जब मैं अपने दिमाग पर, जब मैं अपने स्मृति पर जोर डालता हूँ तो उनको याद आता है कि ये जो बात है कोई 40 वर्ष पहले की होगी। लेकिन वे कहते हैं हो सकता है ये 2-4 वर्ष और पहले की हो, मतलब ये 42 या फिर 44 वर्ष की भी पहले की बात हो सकती है, लेकिन उनको लगता है कि ये 40 वर्ष पहले की बात होगी। वे कहते हैं कि एक दिन वे बड़े ही आलस और अन्वेष भाव से हिंदी की एक मासिक पत्रिका के पन्ने उलट रहे थे और उसी समय उनको उन पन्ने पर एक पेंसिल की स्केच बनी हुई दिखी और उस स्केच में हो ची मिन्ह का तस्वीर उनको दिखा था, जो कि वियतनाम के राष्ट्रपति थे। तो उनके बारे में आप आगे पढ़िएगा, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो पेंसिल स्केच की वे एक तस्वीर देखते हैं। उस तस्वीर में उनको दुबला पतला, सादगी, एक नमूना का आदमी दिखाई देता है, लेकिन उस व्यक्ति का, उस आदमी का जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा ही प्रेरणाप्रद, चमत्कारी, तेजस्वी, मैजेस्टिक, फेफड़ों में प्राण वायु फेंकने वाला होता है। वे जो हो ची मिन्ह होते हैं वे महामानव, कोई मसीहा, राजनीतिक फकीर जैसा स्विसाची होता है। उनकी लहसुनुमा दाढ़ी उन पे बड़ी फबती थी, मतलब जो हो ची मिन्ह थे वे बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे, इसीलिए उनकी लहसुनुमा दाढ़ी उन पर बड़ी फबती थी, ऐसा लेखक कह रहे हैं। उनकी बाहर की आकृति से उनके भीतर की प्रतिकृति भी परिलक्षित हो रही थी। देखकर लगा जैसे मैंने कोई निधि पा ली हो। सद्य स्नात सचित प्रश्न हो उठा, वे कौन हैं, कहाँ के हैं और क्या हैं, जानने की सुधि भी नहीं रहती। देखता ही रह गया उस तस्वीर को। उतने ही कलात्मक ढंग से उस तस्वीर के नीचे छोटे और पतले हरफों में लिखा था हो ची मिन्ह। इतने वर्ष पहले देखी हुई तस्वीर की जीवंतता तथा प्रभावकारिता बराबर मेरे मानस पटल पर अंकित रही। वह तस्वीर अंतःसलीला फल्गु नदी की तरह मेरे हृदय को सिंचती रही। मतलब वे कहते हैं कि जब उन्होंने पेंसिल की स्केच देखी थी तो वे उस स्केच को देखकर इतने अधिक आश्चर्यचकित हो गए थे कि उनको ये जानने की बिल्कुल भी सुधि नहीं रही कि वे व्यक्ति कौन हैं, वे कहाँ के हैं, वे क्या करते हैं। जब उन तस्वीर को देखते हुए उनको नीचे की तरफ लिखा हुआ दिखाई दिया हो ची मिन्ह, तो उसकी जीवंतता और प्रभावकारिता उनके मानस पटल पर हमेशा अंकित रही। मतलब उन्होंने हो ची मिन्ह जो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं उनके पेंसिल की स्केच देखी थी हिंदी मासिक पत्रिका पर, और उसी की प्रशंसा करते हुए वे यहाँ बताते हैं कि करीब 40 वर्ष पहले की बात है। कुछ दिनों बाद उस महान विभूति की कहानी पढ़ने को हो ची मिन्ह मिली। आज से लगभग 90 वर्ष पहले, जब वियतनाम विदेशी साम्राज्यवाद के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। मतलब जब वियतनाम विदेशी साम्राज्यवाद, मतलब अंग्रेजों के गुलाम में था और उसकी अपनी राष्ट्रीयता अंधकार से ढकी हुई थी, उन्हीं दिनों वहाँ की भूमि पर उस महान पुरुष का जन्म हुआ था। उन्होंने वियतनाम को जनता की गुलामी से मुक्ति दिलाकर सतत उन्नति की दिशा में अग्रसर करने के लिए मार्गदर्शन किया। ये यहाँ हो ची मिन्ह जी के बारे में बता रहे हैं कि वे कहते हैं भोला पासवान शास्त्री जी कि जब 90 वर्ष पहले वियतनाम जो था वो विदेशी साम्राज्यवाद का गुलाम में था, मतलब शिकंजे में जकड़ा हुआ था, और उनकी जो अपनी राष्ट्रीयता थी वो अंधकार से ढकी हुई थी, क्योंकि उन पर गुलामी करके कोई और शासन कर रहा था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद जो था वो शासन कर रहा था। और वे कहते हैं कि उन्हीं दिनों जब शिकंजे में जकड़ा हुआ था वियतनाम, उन्हीं दिनों उस महान पुरुष हो ची मिन्ह जी का जन्म हुआ था। उन्होंने वियतनाम की जनता को गुलामी से मुक्ति दिलाकर सतत उन्नति की दिशा में अग्रसर करने के लिए भी मार्गदर्शन किया था। अंतर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो। इसके लिए उन्होंने क्रांति, बलिदान और त्याग का पैगाम दिया। इसलिए वे विश्व द्रष्टा कहलाए और विश्व विश्रुत हुए।
इसमें संदेह नहीं कि उनका जीवन कभी नहीं सूखने वाले प्रेरणा स्रोत के समान बना रहेगा और मानव मात्र को त्याग, बलिदान और आज़ादी के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता रहेगा। मतलब ये कहते हैं कि हो ची मिन्ह का जो व्यक्तित्व था वो इतना अधिक अच्छा था कि उनसे अभी भी लोगों को बलिदान, त्याग और आज़ादी के लिए संघर्ष की प्रेरणा मिलती रहती है, सिर्फ और सिर्फ उनके व्यक्तित्व को देखकर। दिन बीतते गए, जब बिहार से दिल्ली आया। अब भोला पासवान शास्त्री जी स्वयं के बारे में बताते हैं कि जब दिन बीतते गए तो वे बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो जब वे बिहार से दिल्ली आए तो सबसे पहले मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला। मॉरिशस जो है वो एक विदेश है, मतलब विदेशी यात्रा का उनको पहली बार मौका मिला था। दिन बीतते गए, जब बिहार से दिल्ली आया तो सबसे पहले मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला। बड़ा आनंद आया, यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। अब जब कभी कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है वहाँ चला जाता हूँ। भरसक प्रयत्न करता हूँ कि उस अवसर को हाथ से जाने न दूँ। वियतनाम की यात्रा के बारे में भी यही बात है। मेरी जीवन यात्रा के लगभग 10 दिन वियतनाम में ही बीते। मतलब उन्होंने वियतनाम में कुल 10 दिन बिताए थे। 10 दिन उन्होंने वियतनाम की यात्रा की थी, वही भी बताते हैं। और वे कहते हैं कि उनको जब भी कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है तो उनका भरसक प्रयत्न यही रहता है कि वे उस अवसर को हाथ से जाने न दें, वे विदेश घूमने जाएं। उनका यही प्रयत्न रहता है, उनकी यही कोशिश रहती है। समय पर घोषणा हुई, मित्रों ने यात्रा शुभ हो कहकर विदा किया। हम एयर इंडिया के बोइंग विमान 707 में आ गए। फिर अंतिम घोषणा हुई, विमान धीरे धीरे रनवे पर बढ़ने लगा। रफ्तार तेज होती हुई जान पड़ी और देखते देखते उसने धरती से अपना नाता तोड़कर आसमान से अपना संबंध जोड़ लिया। फिर अपनी गति को तेज करता हुआ आकाश मार्ग से बैंकॉक की ओर चल पड़ा। बैंकॉक तक बिना रुके उड़ान करनी थी। ये जो मैं लाइनें आपको बताता हूँ, इसको आप सुनते हुए इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि किस तरह से लेखक एयर इंडिया के बोइंग विमान 707 में गए। विमान मतलब कि जो एयरप्लेन था, वो जो हवाई जहाज़ था, वो धीरे धीरे रनवे पे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे रफ्तार तेज हुई, जो विमान था उसने अपनी धरती से नाता तोड़कर आसमान से संबंध जोड़ लिया, क्योंकि वो आसमान में उड़ गया और अपनी गति को तेज करता हुआ आकाश मार्ग से बैंकॉक की ओर चल पड़ा और बिना रुके उड़ान करनी थी उनको बैंकॉक तक। तो ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनकर इमेजिनेशन करते हुए चलिए, कल्पना करते हुए चलिए, तो एक फिगर आपके माइंड में बनेगा और आपको ये जो पार्ट है वो रियलिस्टिक लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा समझने में। तो उसी को बस ध्यान केंद्रित करके आप सुनते हुए चलिएगा। तो वे बताते हैं कि वे उनके दोस्तों ने उनको कहा कि यात्रा शुभ हो कहकर उनको विदा कर दिया। वे एयर इंडिया बोइंग के विमान 707 में गए और अंतिम घोषणा हुई और धीरे धीरे रनवे पर जो विमान है वो बढ़ने लगा। और जैसे जैसे उन्होंने देखा कि रनवे पर आगे बढ़ते बढ़ते उसने धरती से नाता तोड़कर आसमान से संबंध जोड़ लिया और वह बिल्कुल ही गति को तेज करते हुए आकाश मार्ग से बैंकॉक की ओर चल पड़ा और बैंकॉक तक उनको बिना रुके उड़ान भरनी थी। जिंदगी का हर कदम मंजिल है। इस मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक सकती है। चिंतन की इसी पृष्ठभूमि से मेरी वियतनाम की यात्रा शुरू हुई। धरती के शोरगुल, भाग दौड़ और अस्त व्यवस्था से हजारों फीट ऊपर आसमान के स्वच्छ शांत वातावरण में जीवन की न मालूम कितनी मधुर स्मृतियां मेरे मानस पटल पर तितली की तरह उड़ती हुई आ जा रही थी। मैं इस तरह अपनी भूली बिसरी यात्रों में गोता लगा रहा था। मतलब ये कहते हैं कि जब वे धरती के शोरगुल, भाग दौड़ और अस्त व्यवस्था से हजारों फीट ऊपर आसमान में विमान से यात्रा करते हुए बैंकॉक की ओर जा रहे थे, तो जीवन की बहुत सारी मधुर स्मृतियाँ का मतलब होता है उनके जीवन की जो अच्छी यादें थी, वो यादें उनके मानस पटल पर, उनके दिमाग में तितली की तरह बार बार उड़ती हुई आ जा रही थी। और वे अपने भूली बिसरी यादों में मतलब बार बार गोता लगा रहे थे। कभी किस याद को सोचकर याद हो रहे थे और कभी किस स्मृति को याद कर रहे थे कि अचानक कान में उनको एक दर्द महसूस हुआ। विमान यात्रा में प्राय मैं कान के दर्द का शिकार हो जाता हूँ। कारण समझने में विशेष देर नहीं लगी। विमान धीरे धीरे हजारों फीट ऊंचाई से नीचे आ रहा था। दूर तक फैली बिजली की रोशनी दिखाई पड़ी। कोई बड़ा शहर मालूम पड़ता था। घड़ी देखी, विमान के बैंकॉक पहुंचने का समय हो रहा था। जहां तक दृष्टि पहुंच सकती थी, मैंने विमान से बैंकॉक के देखने की कोशिश की। होस्टेस ने सीट बेल्ट बांध लेने और कुर्सी पर सीधा बैठने की घोषणा की। विमान आराम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया। बैंकॉक तक की जो यात्रा है वो सुखद रही। मतलब जब भोला पासवान शास्त्री जी अपनी पुरानी यादों को सोचकर खुश हो रहे थे, उन यादों में गोता लगा रहे थे, तो अचानक से उनके कान में दर्द हुआ और उनके कान में दर्द वो
नॉर्मल सी बात थी, वे जब भी हवाई जहाज़ में यात्रा करते थे और जब हवाई जहाज़ नीचे रनवे पर लैंड करने वाली होती थी तब उनके कानों में ऐसा दर्द हो जाता था। तो उनको ये समझ में आ गया कि उनके कानों में दर्द क्यों हो रहा है। विमान जब नीचे आया तो उन्होंने देखा दूर तक बिजली की रोशनी दिखाई उनको पड़ी और उनको लगा कि ये जो शहर है वो बहुत बड़ा है। जब उन्होंने घड़ी देखी तो उनको पता चला घड़ी देखकर कि विमान जो है, मतलब जो हवाई जहाज़ है, उसको बैंकॉक पहुंचने का समय हो रहा था। और जहां तक उनकी दृष्टि पहुंची, जहां तक उनको दिखा, वहां तक उन्होंने देखने की कोशिश की बैंकॉक को। होस्टेस कहा जाता है उनको, जो एक सेविका होती है हवाई जहाज़ में। तो होस्टेस ने सभी को सीट बेल्ट बांध लेने और कुर्सी पर सीधे बैठने की घोषणा की, क्योंकि अब जो हवाई जहाज़ था वो अब रनवे पर लैंड करने वाला था। और विमान जो है बिल्कुल आराम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी उतर गया और जो भोला पासवान शास्त्री जी थे उनके बैंकॉक तक की यात्रा जो है बिल्कुल सुखद रही। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तब 3 बजे रात का समय था। हम लोगों की घड़ी में 1:30 बज रहे थे। वहाँ यहाँ के समय में 1.5 घंटे का फ़र्क था। मतलब जब वे बैंकॉक पहुँचे तो 3 बजे रात का समय था, लेकिन उन लोगों की घड़ी में 1:30 ही बज रहा था। तो ऐसा कैसे हो गया? आपको पता है कि जो टाइम होता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। तो इंडिया के समय में और बैंकॉक के समय में 1.5 घंटे का फ़र्क था। हम लोगों को वियतनाम में 10 दिन ठहरना था। थाईलैंड और वियतनाम का जो समय है वो बिल्कुल मिलता है, इसलिए हम लोगों ने अपनी घड़ी को बैंकॉक टाइम से मिला लिया। मतलब उन्होंने भी अपनी घड़ी में जो समय है वो 1.5 कर लिया, 1.5 घंटे घटा दिया। अपना अपना पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और बैंकॉक में ठहरने के लिए जो वह फार्म मिला था, जो दिल्ली में विमान पर बैठने के समय भरकर उन्होंने अपने पास रखा था, उन सभी की जांच आदि के लिए भारतीय दूतावास के पद अधिकारियों के जिम्मे उन्होंने कर दिया। पासपोर्ट जो पासपोर्ट वीज़ा वगैरह जो होता है, टिकट वगैरह और ठहरने का जो फॉर्म था, वो सब कुछ भर कर उन्होंने रख रखा था और उन्होंने भारतीय दूतावास के पदाधिकारियों को वो जिम्मे कर दिया कि आगे आप दिखाइएगा जब वेरिफिकेशन होगा। एयरपोर्ट से लगभग 19 किलोमीटर है। मतलब जो शहर बैंकॉक है वो लगभग एयरपोर्ट से 19 किलोमीटर दूर है। पहुंचने में लगभग पौन घंटा लग गया। पौन घंटा कहा जाता है 45 मिनट्स को, सवा घंटा कहा जाता है 1 घंटा 15 मिनट को। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो उनको पहुंचने में लगभग पौन घंटा लग गया और अगर यदि ऑप्शन में मिनट दे दिया जाए तो आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो पौन घंटा 45 मिनट्स को कहा जाता है। तो उनको 19 किलोमीटर की दूरी शहर तक पहुँचने में कुल 45 मिनट्स लगे। गनीमत समझिए कि अधिकांश यात्री पहले ही एयरपोर्ट से शहर के लिए प्रस्थान कर चुके थे, नहीं तो घंटों लग सकते थे। सड़क काफ़ी चौड़ी और बड़ी अच्छी है। मालूम हुआ वह सुपर नेशनल हाईवे है। हम लोगों के ठहरने के लिए होटल ओरिएंट में प्रबंध किया गया। होटल का नाम क्या था? तो होटल का नाम था ओरिएंट। उस होटल ओरिएंट में उनके ठहरने के लिए व्यवस्था की गई थी, प्रबंध की गई थी। वह होटल बैंकॉक के सबसे अच्छे आधुनिक होटलों में से एक है। कमरा ठीक ठाक करने में करीब पौन घंटा लग गया, मतलब इसमें 45 मिनट्स लग गए। वहाँ भी अपना नाम, राष्ट्रीयता और पासपोर्ट का नंबर लिखकर वहाँ उन लोगों को होटल के अधिकारियों को देना पड़ा। फिर मुझे 251 नंबर का कमरा मिला। वह तीसरी मंजिल पर था। लिफ्ट द्वारा सामान कमरे में पहुंचा दिया गया। बड़ी थकावट उनको हुई थी और उनका जो कमरा था वो वातानुकूलित था। वातानुकूलित का मतलब होता है उनका जो कमरा था वो एयर कंडीशनर था, मतलब उनके कमरे में एसी लगा हुआ था। काफ़ी ठंडा था उनका कमरा। आते ही बिछावन पर पड़ रहा। बड़ी गहरी नींद सोया। सवेरे 9 बजे आँख खुली। बिछावन पर आज का बैंकॉक पोस्ट रखा था। उसे एक बार सरसरी नज़र से देखा। सरसरी नज़र से देखने का मतलब होता है ऊपर ऊपर से देख लेना, बस फटाफट हेडलाइन को पढ़ लेना। इस बीच सुरजीत ने जल्दी से तैयार होकर होटल के स्वागत कक्ष में पहुंचने के लिए फ़ोन किया। 10-11 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचना भी आवश्यक था। मतलब जब वे बैंकॉक के बड़े होटल ओरिएंट में गए तो उन्होंने आराम किया। उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और उनका जो रूम था वो बिल्कुल ही ठंडा था, वातानुकूलित, मतलब एसी लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा रूम था। तो वे बिछावन जो था वो बिल्कुल ही बढ़िया था। वे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से उस पर सो गए थे। जब सुबह 9 बजे उनकी आँख खुली तो उन्होंने बैंकॉक पोस्ट को पढ़ा और उनके हेडलाइन को पढ़ते हुए सिर्फ सरसरी नज़र से देख लिया। फिर सुरजीत ने उनको 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचना उनके लिए आने आवश्यक था, इसलिए सुरजीत ने उनको स्वागत कक्ष में पहुंचने के लिए फ़ोन किया। हम लोग बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आ गए और सामान उतारा गया। तब तक हमें लाउंज में बैठाया गया। लाउंज जो होता है वो एयरपोर्ट पर बैठने का एक स्थान होता है। जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर वेटिंग हॉल होता है, उसी तरह से एयरपोर्ट पर एक लाउंज होता है। तो उसमें बैठाया गया। विमान प्रतीक्षा कर रहा था। आज हम लोग हनोई के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। मुझे खुशी हो रही थी, सब ठीक ठाक हो गया। दोनों दूत आवास के लोग विदाई स्वागत के लिए तैयार बैठे थे। घोषणा हुई, हम लोग एक विशेष रास्ता से हांगकांग वियतनाम विमान के पास लाएंगे। वियतनामी भाषा में
होंग का अर्थ मार्ग और खोंग का अर्थ हवा होता है। होंग का अर्थ मार्ग होता है और खोंग का अर्थ क्या होता है हवा होता है। तो आप इसका मतलब ये है कि अंग्रेजी में इसको एयर वियतनाम कहेंगे, एयर वियतनाम। तो होंगकोंग जब भी लिखा हुआ रहे आगे, जब आप पाठ को पढ़िएगा तो आगे करीब 2-3 पेज का और पार्ट है, चैप्टर है, तो उसको पढ़ते हुए आपको जब भी होंगकोंग दिखे तो बार बार मुझे समझाना नहीं पड़े, मैं अभी आपको बता देता हूँ। होंग का अर्थ होता है मार्ग और खोंग का अर्थ होता है हवा। मतलब जो मार्ग वाला हवा होता है, मतलब जो एयरप्लेन का रास्ता होता है, उसी को होंगकोंग कहा जाता है। तो जब भी होंगकोंग लिखा हुआ है आप उसको समझ जाइएगा, उसका मतलब है एयर रास्ता, मतलब कि हवा वाला मार्ग। तो अंग्रेजी में इसको एयर वियतनाम कहेंगे हांगकांग को। अब समझ गए होंगे आप हांगकांग किसे कहते हैं। हम लोग एक एक करके विमान के भीतर आ गए, मतलब कि एयरप्लेन के अंदर आ गए। विमान हम लोगों को लेकर बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वियतनाम की राजधानी हनोई के लिए उड़ा। पहले वे बैंकॉक आए थे, अब वे वियतनाम के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले वे बैंकॉक से वियतनाम की राजधानी हनोई के लिए उनका जो विमान है वो उड़ता है। थोड़ी देर बैंकॉक शहर के ऊपर मंडराते हुए विमान अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मैंने एक बार विमान से बैंकॉक को फिर से देखा, इसके बाद वह नज़र से ओझल हो गया। आसमान में कुहासा छाया हुआ था, इसलिए धरती की चीज़ें बहुत कम दिखाई पड़ती थी। जहाँ कुहासा घना नहीं होता था वहाँ कभी कोई गांव, नदी, खेत खलिहान और जंगल दिखाई देते थे। मतलब जब एयरप्लेन में, विमान में भोला पासवान शास्त्री जी बैठे थे तो हवा में बहुत ज़्यादा कुहासा था, बादल थे। तो जब उनको आसमान में कुहासा कम दिखाई देता था, मतलब कुहासा नहीं रहता था, तो वहाँ उनको कोई गांव, नदी, खेत खलिहान और जंगल भी दिखाई देते थे। लगभग 1.5 घंटे की उड़ान के बाद अचानक एक बड़ी नदी दिखाई पड़ी। काफ़ी बड़ी नदी मालूम पड़ी। श्री पार्थ सारथी ने बताया कि यह मैकोंग नदी है। यह नदी का नाम क्या है, तो यह मैकांग नदी है। नाम सुनकर लगा जैसे वर्षों से मैं इस नदी को जानता हूँ। जब वियतनाम अमेरिका से लड़ रहा था तो उस समय न मालूम कितनी बार इस नदी का नाम दुनिया भर के समाचार पत्रों में आया करता था। मतलब जब उन्होंने इस नदी का नाम सुना कि इस नदी का नाम मैकांग है, तो उनको ऐसा लगा जैसे मैं इस नदी को जानता हूँ। क्योंकि जब वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा था तो दुनिया भर के समाचार पत्रों में उस मैकांग नदी का जो जिक्र है वो किया जाता था। जैसे इस महानदी के साथ मेरा बड़ा गहरा भावनात्मक संबंध है। जब तक मैकांग मेरे नज़र से ओझल नहीं हो गई मैं उसे ही देखता रहा। एक अज्ञात आध्यात्मिक तृप्ति का अनुभव हुआ। मुझे यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं लगी कि वह मैकांग नदी महागंगा के नाम से मशहूर है। वह जो मैकांग नदी थी वह महागंगा के नाम से मशहूर थी। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। तिब्बत से निकलती है और लाओस कंबोडिया में बहती चली जाती है। वह जो मैकांग नदी थी, जिनको महागंगा के नाम से भी बोला जाता था, उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, वह तिब्बत से निकलती थी और लाओस और कंबोडिया में बहती चली जाती थी। इस तरह देखते देखते विमान वैचियन हवाई अड्डे पहुंचा। हवाई अड्डे का नाम क्या था, वैचियन। वैचियन हवाई अड्डे पहुंचा और केवल 20 मिनट तक रुका। वैचियन लाओस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लगभग सभी यात्री यहाँ उतरे। कैंटीन में बड़ी मुश्किल से चावल की बनी पाव रोटी और चाय मिली। इस क्षेत्र में प्राय चावल की बनी पाव रोटी ही मिलती है। मतलब जैसे कि हम लोग भारत में, इंडिया में गेहूं की बनी हुई रोटी खाते हैं, उसी तरह से वहाँ चावल की पाव रोटी खाई जाती थी। इसलिए वहाँ उनको चावल की बनी पाव रोटी मिली और उसको उन्होंने खाया। विमान उड़ने का समय हो गया, घोषणा हुई। सभी यात्री विमान के अंदर आ गए और अपनी अपनी जगह पर जा बैठे। वेंचियन से हनोई पहुंचने में कुल 1.5 घंटे लगे। जिस हवाई अड्डे पर विमान उतरा उसका नाम था जियालाम। मतलब हनोई जब वे पहुंचे तो हनोई के हवाई अड्डे का नाम जियालाम था। विमान द्वारा हनोई आने के लिए यही अंतर्देशीय हवाई अड्डा सबसे नज़दीक है। ज्यों ही हांगकांग जियालाम हवाई अड्डे पर उतरा, हांगकांग बार बार आप ये शब्द आएगा, आप समझ जाइएगा। हांगकांग का मतलब होता है हवाई मार्ग, मतलब हवा वाला मार्ग। हवाई अड्डे पर उतरा, वियतनामी अफसर कहिए या वियतनामी पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ता कहिए, बड़ी तेज़ी से वियतनाम के अंदर आकर हम लोगों से प्रत्येक से मिले। दूसरों ने गाइड और दुभाषिया का काम शुरू कर दिया। गाइड का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना कि किस तरह से आपको कहाँ घूमना है, किस जगह पे, इस जगह का नाम क्या है, मतलब जगह के बारे में उसका विश्लेषण करना गाइड का काम होता है। और कुछ लोगों ने दुभाषिया का काम शुरू कर दिया। दुभाषिया कहा जाता है जिसको 2 भाषाओं का नॉलेज होता है। जैसे वियतनाम में वियतनामी भाषा बोला जाता था और इंडिया में आपको पता है हिंदी बोला जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको वियतनाम की भाषा भी आता हो और इंडिया की भाषा भी आता हो, तो वह भोला पासवान शास्त्री जी के इंडिया की भाषा को सुनकर वियतनाम के लोगों को वियतनामी भाषा में बता देता है और वियतनाम के लोगों की भाषा को
भोला पासवान शास्त्री जी को बताने के लिए वियतनामी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। मतलब दुभाषिया जो होता है वो एक तरह से ट्रांसलेटर होता है, वो एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलने का कार्य करता है। तो कुछ दुभाषियों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। दुभाषिया किसे कहते हैं वो आप समझ गए होंगे। हम लोगों ने विमान से उतरने के बाद ज्यों ही वियतनाम की भूमि पर पहला स्पर्श किया, वियतनामी कमेटी ऑफ सॉलिडरिटी एंड फ्रेंडशिप विद द पीपुल्स ऑफ ऑल कंट्रीज के पदाधिकारियों और उनके सहयोगियों ने गुलदस्ता भेंट करके हम लोगों का स्वागत किया। हम लोगों के आगमन से वे बड़े प्रसन्न दिखे, मतलब हम लोगों के आने से वे बहुत अधिक खुश दिखाई दी। विमान से थोड़ी ही दूर पर हम लोगों के लिए मोटर गाड़ी खड़ी थी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रत्येक सदस्य के व्यवहार के लिए एक एक मोटर गाड़ी की व्यवस्था थी, मतलब सभी लोगों के लिए अलग अलग मोटर गाड़ी की व्यवस्था थी। प्रत्येक के साथ वियतनामी कमेटी ऑफ सॉलिडरिटी एंड फ्रेंडशिप विद द पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज का एक वरीय सदस्य और दुभाषिए का प्रबंध था। मतलब एक वरीय सदस्य का उनके साथ गाइड करने वाला का साथ था और एक दुभाषिया सभी के साथ था। मोटर गाड़ी बड़ी थी। पूछने पर बताया गया कि ये गाड़ियाँ सोवियत रूस की बनी हुई थी। अब हम लोग हनोई शहर की ओर चल पड़े। सड़कें साधारणतः अच्छी है। शहर में प्रवेश करने से पहले रेड रिवर पार किया। यह बड़ी नदी है और वियतनाम की एक मशहूर नदी है। क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेड रिवर नदी कहाँ की है, तो रेड रिवर नदी वियतनाम की है और एक मशहूर नदी है, तो इनको आपको याद रखना है। नदी पर लंबा पुल है, बीच से रेलगाड़ी आती जाती है और दोनों बाजू सड़क है। मतलब बीच से तो रेलगाड़ी आती जाती है और दोनों तरफ सड़क है जिसपे मोटर, बस, ट्रक आदि और पैदल यात्री चलते हैं। इसी रेड रिवर के किनारे वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई बसा है। मुझे बताया गया कि 1982 ईस्वी तक हनोई नगर को जो आयु है वो 900 वर्ष हो जाएगी। मतलब ये जो हनोई नगर है 1982 ईस्वी में इसको स्थापना किए हुए कुल 900 वर्ष हो जाएंगे। शहर में प्रवेश करते समय हनोई लोकोमोटिव रोड और हनोई रेलवे जंक्शन देखा। उसी समय एक रेलगाड़ी हाईफोंग से यात्रियों को लेकर हनोई जंक्शन पहुंच रही थी। डिब्बे में यात्री भरे थे। रास्ते में सड़कों के किनारे मकानों, बाजारों और हनोई नगर निवासियों को आते जाते उन्होंने देखा। अब हम लोग अतिथिशाला मतलब कि गेस्ट रूम के पास आ गए थे। यह अतिथिशाला औपनिवेशिक काल में बनी थी। अतिथिशाला से थोड़ी दूर पहले हम लोग मोटर से उतर गए और सड़क के दोनों किनारे रंग बिरंगे वेश में बालक बालिकाएं, मतलब लड़के और लड़कियां, बच्चे, जवान और वृद्ध जो स्वागत के लिए खड़े थे उनसे मिले। सबके हाथों में गुलदस्ता था और अपनी मातृभाषा में, मतलब अपनी हनोई की, वियतनाम की मातृभाषा में गाना गाकर हम लोगों का स्वागत करने लगे और भारत और वियतनाम की मित्रता दृढ़ हो के नारे भी लगाने लगे। मतलब जब वे अतिथिशाला के पास पहुँचे तो वहाँ बहुत सारे लोग थे जो दोनों सड़क के किनारे तरफ रंग बिरंगे वेश में बालक और बालिकाएं थे जो हाथों में गुलदस्ता लिए भोला पासवान शास्त्री जी और उनके साथ जो अन्य लोग गए थे उनके स्वागत के लिए खड़े थे और वे अपनी मातृभाषा में हम लोगों का स्वागत करते हुए भारत और वियतनाम की मित्रता दृढ़ हो इसका भी नारा लगा रहे थे। बड़े और स्नेह और अपनत्व के साथ हम लोग एक दूसरे से मिले। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से जुलूस के रूप में हम नई बनी राजकीय अतिथिशाला में पहुँचे। यहीं हम लोगों के रहने का प्रबंध था। यहाँ पहुँचने पर हम लोग एक बड़े होटल में बैठाए गए। यात्रा की थकावट दूर करने के लिए हमें सुगंधित गर्म रुमाल हाथ मुंह पोंछने के लिए दिए गए। साथ साथ चाय भी दी गई, मगर बिना दूध की। मतलब जो उनको यात्रा की थकावट दूर करने के लिए जो उनको ठहरने का प्रबंध किया गया तो वहाँ उनको एक गर्म रुमाल हाथ मुंह पोंछने के लिए दिया गया और उसके साथ साथ चाय भी दी गई। लेकिन जो चाय थी वो बिना दूध की थी। वह चाय मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती। मतलब भोला पासवान शास्त्री जी कहते हैं कि वह चाय मुझे बिल्कुल एकदम अच्छी नहीं लगती, फिर भी एक दो घूंट पी ही लेता था। वहाँ इसी तरह चाय पीने की प्रथा है। मुझे तो वह चाय कुटकी, चिरायता जैसी लगती। मतलब वहाँ बिना दूध के चाय पीने की प्रथा है, वहीं वहाँ का ट्रेडिशन है। लेकिन लेखक जो थे उनको वह चाय अच्छी नहीं लगती थी बिना दूध की, लेकिन फिर भी वे एक दो घूंट पी लिया करते थे। भोजन उपरांत थोड़ी देर आराम करने के बाद ठीक 5 बजे शाम को हम शहर की ओर निकले। वियतनाम पीपुल्स पार्टी के एक वरीय सदस्य और दुभाषिया बराबर हमारे साथ रहता था। मैंने आपको बताया एक वरीय सदस्य मतलब कमेटी का एक व्यक्ति और दुभाषिया मतलब कि जो अनुवादक था, भाषा को ट्रांसलेट करने का काम करता था। दुभाषिया मात्र संवाहक का काम करते थे। वे अपनी निजी राय कभी नहीं बतलाते थे। मतलब उनका कहना था कि जो दुभाषिया था वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के बात को दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसलेट करने का ही कार्य करता था। वो कभी भी अपना कोई निजी बात या कोई निजी राय नहीं बतलाते थे। हम लोग शहर का सामान्य दृश्य देखते हुए वेस्ट लेक पहुँचे।
हानोई शहर के अंदर 4-5 झीलें हैं, संभवतः इसीलिए हानोई को झीलों का नगर कहते हैं। वेस्ट झील के किनारे एक बड़ा होटल है, क्यूबा सरकार ने उसे बनाकर वियतनाम सरकार को दिया है। यह होटल हानोई में जुबली होटल के नाम से मशहूर है। यहाँ एक और ख़ास बात है, वह है साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी की बहुत ही खास बात है, इसके बारे में आप समझिए। जिधर देखिए उधर झुंड के झुंड लोग साइकिलों पर सवार घूमते फिरते और आते जाते दिखाई पड़ते हैं। इस तरह झीलों और साइकिलों का शहर है हानोई। हनोई को झीलों का शहर और साइकिलों का शहर कहा जाता है। यहाँ ट्रक, बस और मोटर गाड़ियों पर राष्ट्रीयकरण हो गया है। कोई इन चीज़ों को व्यक्तिगत संपत्ति की हैसियत से नहीं रख सकता है। मतलब जैसे हम लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर को प्राइवेट रूप से रखते हैं, स्वयं खरीद कर व्यक्तिगत रूप से रखते हैं, हानोई शहर में ऐसा नहीं था। वहाँ पर ट्रक, बस और मोटर गाड़ियों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। जिस तरह से हमारे यहाँ रेलवे, जो रेल है वो सरकारी है, उस पर किसी निजी व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहता। उसी तरह हानोई शहर में ट्रक, बस और मोटर गाड़ियों मतलब साइकिल को छोड़कर सभी का राष्ट्रीयकरण हो गया था। सभी चीज़ें जो थी वे सभी यातायात के साधन सरकारी हो गए थे और कोई भी व्यक्ति उनको व्यक्तिगत संपत्ति की हैसियत से नहीं रख सकता था। इसीलिए उसे साइकिल का शहर कहा जाता था। वे जिधर भी देखते थे साइकिल से लोग उनको चलते दिखाई दिया करते थे और झुंड के झुंड लोग साइकिल से इधर उधर आते दिखाई दिया करते थे, क्योंकि साइकिल के अलावा निजी संपत्ति के रूप में व्यक्ति कुछ रख ही नहीं सकता था, क्योंकि सभी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। तो आप समझ गए होंगे कि उसे साइकिलों का शहर इसीलिए कहा जाता था। दूसरे दिन सवेरे खूब तड़के जगा, मतलब बहुत जल्दी भी जग गए, 6:30 बजे तैयार हो गया। आज का प्रोग्राम भी बड़ा प्रेरक और महत्वपूर्ण था। हो ची मिन्ह मसोलियन जाकर, मसोलियन का मतलब होता है जहाँ व्यक्ति को दफनाया जाता है और उनका जो वो बनाया जाता है जिस पे लिखा हुआ रहता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका नाम क्या था, डेड बॉडी के ऊपर। तो हो ची मिन्ह मसोलियन जाकर उस महान नेता की, मतलब हो ची मिन्ह की, जिनका उन्होंने हिंदी मासिक पत्रिका में स्केच देखा था। अब यहाँ आप आगे समझिएगा। हो ची मिन्ह मसोलियन जाकर उस महान नेता की पार्थिव देह के दर्शन कर श्रद्धा के फूल चढ़ाना था। हम लोग ठीक समय पर मसोलियन पहुँच गए। नंगे पांव एक ओर से भीतर ले जाए गए और राष्ट्रपति जो वियतनाम के थे हो ची मिन्ह को माल्य अर्पण करते हुए, फूल चढ़ाते हुए दूसरी ओर से बाहर आ गए। एक ओर से वे खाली पांव मतलब नंगे पांव गए और दूसरी ओर से बाहर चले गए, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को फूल चढ़ाने के बाद। जिस समय में हो ची मिन्ह के पार्थिव शरीर के समक्ष खड़ा होकर माल्य अर्पण कर रहा था, उस समय की अपनी मनस्थिति को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। काश मुझे उनसे कभी साक्षात्कार का अवसर मिला होता। भोला पासवान शास्त्री जी कहते हैं कि जब वे फूल चढ़ाते हैं हो ची मिन्ह के पार्थिव शरीर पर, तब उनके मन में जो फीलिंग्स आती है, जो बातें आती है, उस मन स्थिति को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए बिल्कुल ही असंभव है। वे कहते हैं कि काश मुझे इनसे कभी साक्षात्कार मिलने का अवसर मिला होता, मतलब काश इनसे मैं कभी जीवित में मिल पाता। वह स्थान बड़ा शांत और पवित्र है। हो ची मिन्ह को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जो हो ची मिन्ह थे उनको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, जो राष्ट्रपति थे। सबसे पहले उनको पेंसिल स्केच की तस्वीर देखी थी। मतलब पाठ के शुरू में ही आपने देखा, जब वे कहते हैं कि 40 वर्षों या फिर इससे 2 वर्ष आगे या पीछे की बात होगी, वे कहते हैं कि वे मासिक पत्रिका में हो ची मिन्ह की एक पेंसिल की तस्वीर देखते हैं। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं में बराबर उनकी तस्वीर देखने को मिलती रही। आज सर्वप्रथम उनके पार्थिव शरीर को देखने का उनको अवसर मिला। वहाँ तेज रोशनी थी, वे चित पड़े थे। माथा जरा सा बाईं ओर झुका था, एक हाथ जांघ पर रखा था। पैंट शर्ट पहने हुए थे। दुबला पतला लहसुन नुमा दाढ़ी और उनकी मूछें थी। लगा जैसे वे तंद्रावस्था में हो, दृष्टा की तरह विचार मग्न हो। वहाँ हमें बताया गया कि उस मसोलियन के लिए रूस ने एक पावरफुल एयर कंडीशनर वियतनाम को दिया। मतलब उस सिर्फ और सिर्फ मसोलियन के लिए एक पावरफुल एयर कंडीशनर जो है रूस ने वियतनाम को वहाँ लगाने के लिए दिया गया। वहाँ से हम लोग उस मकान को देखने गए जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर जनरल रहते थे। वह मकान नहीं, शाही महल है। अब भी वह एक युग का प्रतिनिधित्व करता दिखता है। अब हो ची मिन्ह पहली बार उत्तर वियतनाम के, मतलब जब हो ची मिन्ह उत्तर वियतनाम के पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उनसे उसी महल में रहने के लिए अनुरोध किया गया था, परंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया तथा एक साधारण से मकान में रहना पसंद किया। मतलब यहाँ हो ची मिन्ह के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है कि उनको एक मकान देखने के लिए ले जाया गया और वो जो मकान था वो उसमें फ्रांसीसी गवर्नर मतलब फ्रांस के गवर्नर जनरल रहा करते थे। और वह मकान नहीं था, वह एक शाही महल था। मतलब बहुत बड़ा था, बंगलो जैसा था, महल जैसा था।
वह अब भी एक युग का प्रतिनिधित्व करता दिखता है। लेकिन जब हो ची मिन्ह, मैंने बताया हो ची मिन्ह वियतनाम के एक समय राष्ट्रपति रह चुके थे, तो जब हो ची मिन्ह पहली बार उत्तर वियतनाम के राष्ट्रपति बने थे तो उनको उसी फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के शाही महल में रहने के लिए लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया था। लेकिन जो हो ची मिन्ह थे वे इतने सादगीपूर्ण व्यक्ति थे, इतने, उनका जो व्यक्तित्व था इतना साधारण था कि उन्होंने उस महल में रहने से अस्वीकार कर दिया था, इनकार कर दिया था, और वे एक सिर्फ और सिर्फ साधारण से मकान में रहना उन्होंने पसंद किया था। वियतनाम के वे राष्ट्रपति होने के बावजूद भी शाही महल में रहने को ठुकरा कर वे एक साधारण महल में, साधारण महल नहीं, साधारण मकान में रहना पसंद करते थे। यही थी उनके व्यक्तित्व। जहाँ वे पहले रहते थे वे मकान उक्त महल के पास ही है। हम लोग उसको देखने गए। छोटा सा साधारण मकान है, कुल 2 कमरे हैं, चारों ओर बरामदा है। एक कमरे में उनकी खाट रखी है। मतलब जो भोला पासवान शास्त्री जी हैं वे हो ची मिन्ह कहाँ रहते थे, कहाँ उनको रहने के लिए टूरिस्ट गाइड उनको बताते हैं, और वे उन्हीं चीज़ों को इस यात्रा संस्मरण में हम लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से जहाँ हो ची मिन्ह रहते थे वो उसको देखने के लिए जाते हैं। तो वे कहते हैं कि वे जिस जगह पर रहते थे वो एक छोटा सा मकान था, उसमें कुल 2 कमरे थे और चारों ओर बरामदा था। एक कमरे में उनकी खाट रखी थी जिस पर वे सोते थे। खाट पर बिछावन और ओढ़ने के कपड़े समेटे रखे हैं, तकिया भी रखा है, शायद एक छड़ी रखी है जिसको लेकर वे बाहर निकलते थे या फिर टहलते समय इस्तेमाल करते थे, और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें। दूसरे कमरे में कुछ पुस्तकें रखी हैं, उन्हीं की लिखी हुई। वे फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषाएं जानते थे। मतलब तो एक कमरे में उनकी खाट रखी है, ओढ़ने और बिछावन के कपड़े रखे हैं, तकिया रखा है, एक छड़ी, छड़ी का मतलब होता है एक लकड़ी रखी हुई है, एक डंडा रखा हुआ है जिसको लेकर वे बाहर निकलते थे, जिसकी सहायता से वे टहलते समय उसका इस्तेमाल करते थे, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी हैं। और जब वे दूसरे कमरे में गए तो दूसरे कमरे में कुछ पुस्तकें रखी हैं, और वे जो पुस्तकें वे उन्हीं की लिखी हुई है। वे फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषाएं जानते थे, मतलब फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को जानते थे, और उन्हीं दोनों भाषाओं में उन्होंने पुस्तकों को लिखा था। बरामदे में लकड़ी की बनी बेंच रखी हुई थी जिस पर मुलाकाती जो उनसे मिलने आते थे वे या फिर अन्य लोग आकर उस बेंच पर बैठते थे। एक टाइपराइटर मशीन भी रखी है। हो ची मिन्ह राष्ट्रपति बन जाने पर भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं टाइप कर लेते थे। मतलब एक टाइपराइटर मशीन का मतलब होता है जो टाइपिंग का मशीन होता है, वो एक मशीन भी उनके दूसरे कमरे में रखा हुआ था। और गाइड भोला पासवान शास्त्री जी को बताते हैं कि हो ची मिन्ह राष्ट्रपति थे, लेकिन राष्ट्रपति होने पर भी वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं टाइप कर लेते थे। वे टाइपर को नहीं बुलाते थे। वे इतने साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि वे बिल्कुल ही छोटे से मकान में रहते थे, अपने ज़रूरत की चीज़ों को स्वयं ही टाइप कर लिया करते थे। यह उनका बड़ा पुराना अभ्यास था। वे कहा करते थे कि अपने जीवन भर के सीखे कामों और अनुभवों को क्यों छोड़ दें, क्योंकि उनको टाइपिंग पहले से ही आती थी। तो वे कहते थे कि इस टाइपिंग जब मुझे आता ही है तो मैं इस अनुभव को क्यों छोड़ दूँ। उनका कहना था कि अभ्यास बनाए रखना चाहिए। वह मकान वैसा ही था जैसा अगल बगल रहने वाले साधारण नागरिकों का। मतलब वे जिस मकान में रहते थे, जिसमें 2 कमरा था, चारों तरफ बरामदा था, उनको शाही महल में रहने के लिए प्रस्ताव किया गया था, लेकिन वहाँ तो उन्होंने रहने से इनकार कर दिया था। तो वे जिस मकान में रहते थे वह मकान वैसा ही था जैसा अगल बगल रहने वाले साधारण नागरिकों था। मतलब वे बिल्कुल ही वहाँ हो ची मिन्ह के राष्ट्रपति होने के बावजूद वे बिल्कुल ही साधारण नागरिकों की तरह जीवन यापन करते थे। मकान के सामने एक तालाब है, दुनिया भर की मछलियाँ की विभिन्न जातियाँ उसमें हैं। यहीं से हम लोगों को वह मकान भी दिखाया गया जहाँ हो ची मिन्ह राष्ट्रपति होने से पहले रहते थे। मुझे तो उल्लिखित मकान से भी साधारण यही मालूम पड़ा जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति होने के बाद रहना पसंद किया। मतलब फिर उनके घर के सामने एक तालाब था, तालाब में हज़ारों किस्म की मछलियाँ थी, और उनको जब हो ची मिन्ह राष्ट्रपति नहीं बने थे तो राष्ट्रपति नहीं बनने से पहले भी एक मकान में रहते थे, वो मकान भी उनको दिखाया गया। तो वे कहते हैं कि उनको ये जो मकान है जिसमें वे राष्ट्रपति बनने के बाद रहना स्टार्ट किए, जिसमें 2 कमरे और चारों तरफ बरामदा था, वो उनको उस मकान से भी साधारण लगा जिसमें वे राष्ट्रपति बनने से पहले रहते थे। मतलब वे बनने से पहले कुछ ज़्यादा अच्छे घर में रहते थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वे बिल्कुल ही साधारण घर में रहने पसंद करने लगे जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति होने के बाद रहना पसंद किया था। अब यहाँ कोई नहीं रहता है, वह राष्ट्र को समर्पित है, वह राष्ट्र का संरक्षण प्राप्त है। मतलब जिस 2 कमरे और चारों तरफ बरामदा वाले वे घर में गए, चारों तरफ उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं रहता था, वह राष्ट्र को समर्पित था, मतलब वह सरकारी हो गया था, और उसे राष्ट्र का संरक्षण भी प्राप्त है। वह वियतनाम की जनता की धरोहर है, प्रेरणा स्रोत है। उस घर को देखकर, उन कमरों को देखकर लोग जो होते हैं वे हो ची मिन्ह के व्यक्तित्व को देखकर प्रेरित होते हैं, इसलिए वह वियतनाम की जनता का धरोहर है, प्रेरणा स्रोत है। वहाँ जाने पर राष्ट्र की सुप्त आत्मा जागृत हो उठती है।
एक आदमी है जो उसकी देखभाल करता है, एक गाइड है जो उसके बारे में जानकारी देता है। मैंने बताया कि ये बेंच के बारे में, ये टाइप मशीन के बारे में, ये पुस्तकों के बारे में लेखक को कौन बता रहा था? उस घर की देखभाल करने वाला एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था और वहाँ एक गाइड था, इंस्ट्रक्टर था, जो उन सामानों के बारे में, उस घर के बारे में जानकारी दिया करता था। वियतनाम राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रीय महत्व का स्थान है। वह श्री हो ची मिन्ह वियतनाम के सर्वप्रिय नेता रहे हैं। वहाँ दो शब्द बड़े प्रचलित हैं, एक हो ची मिन्ह और दूसरा हुआ सेन। हो ची मिन्ह तो बहुत अधिक इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वियतनाम के हो ची मिन्ह राष्ट्रपति बने थे, और राष्ट्रपति जब वे बने थे तो इतना साधारण व्यक्तित्व का जीवन व्यतीत करते थे कि लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। और दूसरा जो है हुआ सेन, ये भी शब्द वहाँ बहुत अधिक प्रसिद्ध है और उसका अर्थ होता है कमल का फूल। उसकी लोकप्रियता वहाँ जाने पर ही जानी जा सकती है। मतलब कमल का फूल वहाँ कितना अधिक प्रसिद्ध है, कितना अधिक लोकप्रिय है, यह बात तो आपको तभी पता चलेगी जब वहाँ आप वियतनाम में जाइएगा। तो यहाँ पर लेखक इस पाठ को समाप्त करते हैं और वे हो ची मिन्ह, वियतनाम के हो ची मिन्ह जो राष्ट्रपति है उनके बारे में, जब वे वियतनाम की 10 दिन की यात्रा करते हैं तो इस यात्रा संस्मरण के जरिए इस पाठ की निर्माण करते हैं, इस पाठ की रचना करते हैं, मेरी वियतनाम यात्रा। और जो भोला पासवान शास्त्री जी थे वे भी एक अपने जीवन में बहुत अधिक ही प्रभावशाली व्यक्ति बने थे, क्योंकि वे भी, मैंने जब आपको लेखक के बारे में बताया था तो वे कुछ जाति और समुदाय के आधार पर राजनीति नहीं करते थे, वे पिछड़े समाज की राजनीति करते थे। जो पिछड़ा समाज होता था उसके प्रति वे सजग रहकर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना सब कुछ त्याग कर उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश किया करते थे। तो इस तरह से भोला पासवान शास्त्री जी के व्यक्तित्व के बारे में, अपने लेखक के बारे में शुरुआत में पढ़ा। और उसके बाद जब वे वियतनाम की यात्रा करने गए थे तो मेरी वियतनाम यात्रा किस प्रकार की विधा है तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक तरह का संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है भोला पासवान शास्त्री जी ने यात्रा करते समय जो चीज़ें देखी थी, सुनी थी, उन्हीं को उन्होंने इस पाठ में लिखा है। और उन्होंने हो ची मिन्ह जो कि वियतनाम के एक राष्ट्रपति थे उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया। तो मैं आशा करता हूं कि ये पाठ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस पाठ से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उनको आप बिल्कुल आसानी से सही कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए या फिर इसके अलावा आपको कोई भी PDF चाहिए तो इस चैनल पे सभी PDF बिल्कुल ही मुफ्त में दिया जाता है। जो भी क्लास करवाया जाता है उसके 10 या 20 मिनट बाद उसका PDF अपलोड कर दिया जाता है। तो उसके PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आप इस पाठ के अलावा मैंने जिस तरह से इस पाठ का एक्सप्लेनेशन करवाया इसी तरह से मैंने सभी पाठों को पढ़ा रखा है। जो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर दिए हुए रहते हैं सेम उन्हीं प्रश्नों को भी करवाया जा रहा है। इसलिए आपको इस पाठ के अलावा किसी अन्य पाठ के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या फिर एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी दिगंत क्लास 11 फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और मुझे और अधिक वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को, इस कोर्स को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि क्लास आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी तो आप कमेंट कीजिएगा। जो चीज़ें आपको अच्छी लगी है वो कमेंट कीजिएगा और अगर कुछ कमी लगी तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो मैं कामना करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो, आप कुशल रहें, आपका दिन जो है वो मंगलमय हो। तो अब आप सभी से मिलते हैं मेरी वियतनाम यात्रा पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो में।